हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा सीरीज चल रहा है, हाउ टू एनालाइज माइनिंग बिजनेस, उसका आज सेशन 4 है। तो अभी तक सेशन 1, 2 और 3 में हमने तीन अलग अलग फैक्टर्स को कवर किया है कि जो माइनिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सेशन 4 में हम एक और फैक्टर को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने सेशन 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो मैं अपने प्लेलिस्ट को ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। वो प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं और वहां जाके आप पहले के सेशन 1, 2 और 3 देख सकते हैं, ताकि सेशन 4 आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं फैक्टर नंबर 4, जो कि माइनिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में क्या कवर किए हम लोग। कि पहला कि इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता है और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कमोडिटी नेचर के होते हैं। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वाज कि इनके पास जो रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई एंड यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। एंड पॉइंट नंबर 3 जो हमने कवर किया था कि बिजनेस काफ़ी सिक्लिकल होता है। अभी पॉइंट नंबर 4 में हम आएंगे और समझेंगे कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इस बिजनेस में प्लेज अ वेरी की रोल। अगर आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छा नहीं है तो आप क्या है, प्रोडक्शन के समय आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं बन पाओगे। अपने प्रोडक्शन को सस्ते दाम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को, यानी एक्सट्रैक्शन का जो कॉस्ट होगा वो आपका ज्यादा होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये कमोडिटी नेचर का बिजनेस है, तो इसमें कंज्यूमर आपके पास स्टिक करे ऐसा कुछ आपके पास एडिशनल एडवांटेज तो है नहीं। तो ओनली एडवांटेज एज अ माइनिंग प्लेयर यू हैव इज कि आप कितने सस्ते रेट पे अपने कंज्यूमर के, अपने क्लाइंट्स को सप्लाई कर सकते हो अपना मिनरल्स। तो उसके लिए आपको एफिशिएंट ऑपरेटिंग वे में एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So, as mining companies produce non-differentiable commodity products एंड डू नॉट हैव एनी प्राइसिंग पावर, जैसा मैंने बताया कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कमोडिटी नेचर के होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, और जिसके वजह से इनके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होता है। आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है कि अगर मुझे सपोज कोल खरीदना है तो कोल मुझे जो भी सस्ते रेट पे, सही क्वालिटी का सस्ते रेट पे मुझे कोल देगा, मैं वहां से खरीद सकता हूँ। मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोल इंडिया के पास ही जाके कोल खरीदना है। अगर कोई दूसरा फॉरेन प्लेयर मुझे कोल इंडिया से सस्ते रेट पे कोल दे रहा है, बेटर क्वालिटी का कोल दे रहा है, तो मैं वहां से खरीद लूंगा। तो इट ऑल अबाउट ग्लोबल प्राइस पैरिटी की इंडिया में आपका लैंडेड कॉस्ट क्या पड़ रहा है और इंडिया के सप्लायर्स किस रेट पे सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इंडिया के प्लेयर्स को अपने क्लाइंट्स को मेंटेन करके रखना है तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ग्लोबल रेट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव रेट में सप्लाई कर सके। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर जो प्लेयर्स है, क्लाइंट्स है, या जो इनके कस्टमर्स है, वो फॉरेन से इंपोर्ट करने लगेंगे। तो अब इफ आई एम ओनर ऑफ कोल इंडिया या इफ आई एम मैनेजमेंट ऑफ कोल इंडिया, मेरे लिए क्या जरूरी है, अगर मुझे सस्ते रेट पे देना है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अपने क्लाइंट्स को कोल देना है, तो मुझे अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी फॉर मी। So do not have any pricing power. Therefore, the only way for a mining company to perform better than its peer is to be a low cost producer of the ores as possible. जितना लो कॉस्ट में आप प्रोडक्शन कर सको आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। Due to cyclical nature of mining business, revenues and profits fluctuate significantly. Especially during the down phase, the financial position of mining companies come under lot of stress. Losses during the down phase of the cycle may force the closure of inefficient mines. तो क्या है, आपको efficient होना दो वजह से जरूरी हो जाता है। एक, आप कस्टमर को रिटेन कर पाओ, उन्हें एक कॉम्पिटिटिव रेट पे सामान सप्लाई कर पाओ। दूसरा, जब डाउन फेज आता है ना, तो उस समय अगर आप एफिशिएंट नहीं होगे तो आप अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। यानी आप आप चाहोगे कि हमारा लॉस कम से कम हो, या कोशिश करो तो ब्रेक इवन पे सेटल डाउन हो जाओ। तो उसके लिए आपको कॉस्ट एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं साइड में किस तरह से मेटल प्राइसेस, क्यों सिक्लिकल बोला जाता है इस बिजनेस को, बोला जाता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्लिकल बिजनेस। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो इनके प्राइस कितने ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। कि कॉपर का प्राइस आप देखो, एल्यूमिनियम का प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस, गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस, इसमें कितना ज्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता है।
तो यानी ये बिज़नेस बहुत सिक्लिकल है। एक टाइम आएगा जब प्राइसेज़ अचानक से बढ़ जाएँगे, आप बहुत प्रॉफ़िट कमा लोगे। एक टाइम आएगा जब अचानक से एकदम डिमांड स्लो डाउन हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, आप कॉस्ट भी निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा बिज़नेस को काफ़ी एफ़िशिएंटली मैनेज करें। Low cost mining companies can remain profitable even during the cyclical down phase. अब cyclical down phase आता है, उस समय इनको एडवांटेज क्या मिलता है? अगर इनका लो कॉस्ट माइनिंग है तो क्या होगा, जो जिनका कॉस्ट हाई है और जो लॉस कर रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे इनएफिशिएंट माइन उस समय बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो प्लेयर्स है वो लॉस में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। तो जब डाउन साइकिल आया, उनको पता है कि अभी मैं मेरा कॉस्ट एफिशिएंसी है नहीं, और मैं जितना मैं प्रोक्योर करूंगा या जितना मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, उससे कम दाम पे मुझे बेचना पड़ेगा, तो कोई अपने घर से लॉस क्यों करे? उस तरह के छोटे छोटे माइंस बंद हो जाएंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत डिमांड स्लो डाउन के समय है, वो पूरा का पूरा सबसे एफिशिएंट प्लेयर्स के पास वो डिमांड घूम के आ जाएगा। तो जो सबसे एफिशिएंट प्लेयर है, उसका अच्छे टाइम पे तो वो अच्छा प्रॉफिट कमा ही रहा है। स्लो डाउन के समय भी क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट है, उसका डिमांड थोड़ा-सा दूसरे कस्टमर्स का डिमांड भी उसके पास आ जाता है। यानी जो कस्टमर्स दूसरे माइन वालों से लिया करते थे, अब क्योंकि वो छोटे-छोटे माइन्स बंद हो गए हैं, तो वो कस्टमर भी अब इसके पास आने लगे एफिशिएंट प्लेयर्स के पास। और यहाँ पर एफिशिएंट प्लेयर्स को वॉल्यूम ग्रोथ मिलता है। भले ही उनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहे उस समय, बट वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखने मिलता है। So to be a low cost producer, mining companies put many strategies in place. तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होने के लिए माइनिंग कंपनीज क्या करती है, काफी स्ट्रैटेजीज रखती है इन प्लेस टू बी ऑपरेशनली एफिशिएंट। However, there are many aspects of their operational cost which are outside their control, like the type of ore, its quality, whether it produces valuable byproduct that can add to the income, life of mine, whether the mine is an open pit or an underground, and the level of financial levies by the government. अब देखिए, कुछ कुछ फैक्टर्स होता है जो माइनिंग कंपनीज के हाथ में होता है, और कुछ कुछ फैक्टर्स होता है जो इनके हाथ में नहीं होता है। तो कुछ फैक्टर्स जहाँ पर हो गया कि आप लेबर कॉस्ट को कैसे थोड़ा-सा कंट्रोल में रख सकते हो, आप एक बेटर मशीनरी लगा के कैसे एफिशिएंसी को बेटर बना सकते हो, टाइम कितना कम लगा सकते हो एक्सट्रैक्शन में, ये सब आपके हाथ में हो सकता है। बट कुछ फैक्टर्स होता है जो आपके हाथ में नहीं है, व्हिच आर आउटसाइड देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल के बाहर है। वो क्या हो गया? किस टाइप का ओर होगा? तो आपने तो एक माइन लिया, अब माइन को जब एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उसमें किस क्वालिटी का ओर निकलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। वेदर इट प्रोड्यूसेस वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट, और उस ओर से क्या आप एक वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट बना पाओगे कि नहीं, ये भी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है? लाइफ ऑफ माइन कितना होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। वेदर माइन इज एन ओपन पिट और अंडरग्राउंड, वो माइन को जब आप डेवलप करोगे तभी पता चलेगा। उस पे गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा देगा, एक्सट्रैक्शन टैक्स, माइनिंग टैक्स, ये सब गवर्नमेंट फ्यूचर में कितना लगा देगा, ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आपको एफिशिएंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट लीन प्रैक्टिसेस एंड एलिमिनेट ऑपरेशनल वेस्ट। आप क्या कर सकते हो? जो आपके हाथ में है वो क्या कर सकते हो? आप जितना कोशिश करो कि ऑपरेशनल वेस्ट ना हो। यूज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन टू कट कॉस्ट एंड इम्प्रूव सेफ्टी। आप जितना हो सके टेक्नोलॉजी बेटर करो और कॉस्ट को कट करो ऑटोमेशंस लगा के, ताकि आप सेफ्टी के साथ काम कर सको और कम खर्चे में काम कर सको। Optimize energy and fuel usage through renewables and efficient system। कोशिश करो कि जितना हो सके फ्यूल का या डीजल का यूसेज आपके फैक्ट्री में, आपके माइंस में कम हो। सोलर पैनल्स लगा सकते हो, और रिन्यूएबल एनर्जी से आप अपने पावर कॉस्ट को कम कर सकते हो। प्लान माइंस बेटर विथ डिजिटल ट्विन सिमुलेशंस एंड ग्रेड कंट्रोल। तो इस तरह से करके आप माइंस को, यूसेज को, माइंस के लाइफ मतलब बेटर प्लान कर सकते हो कि हम इसको कैसे यूज करें ताकि हम ज्यादा एफिशिएंट हो पाए। देन यू कैन बिल्ड अ रेजिलिएंट एंड डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन टू हैंडल डिसरप्शंस। और अगर कोई डिसरप्शंस है, तो डेटा ड्रिवन आप सप्लाई चेन हैंडल कर सको, कि आपके पास सप्लाई चेन, जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तुरंत वो एक्सट्रैक्ट होते ही वो जितना जल्दी हो सकता है आपके गोडाउन में या जहां पर आप स्टोर करके रखते हो वहां जा सके, उसमें वेस्टेज जितना कम हो, ये सब चीज आपके हाथ में। उसको आप कितना एफिशिएंट बना सकते हो, दैट इज अप टू यू। So, as mining operations involve movement of large quantity of minerals, therefore, transportation expense form a significant cost। तो यहाँ transportation expense एक significant cost हो जाता है।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाया रेलवे इज लोअर देन द रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये हम लोग को पता है कि इस तरह के बल्क प्रोडक्ट में रेलवे ऑलवेज have a lower cost advantage than the road transport. Therefore, mining companies with railway transport infrastructure at the mine can save on cost and build competitive advantage. तो मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि कैसे ये जरूरी हो जाता है कि जो माइनिंग कंपनीज है वो लोग जनरली कोशिश करती है कि उनके माइंस के आसपास वो रेलवे ट्रैक बिछा पाए और वहां पर इनके खुद के अपने रेक्स हो। रेक्स मतलब जिसको हम लोग नॉर्मली मालगाड़ी बोलते हैं, उसको गुड्स ट्रेन बोलते हैं, उसको बोला जाता है रेक्स। तो वैसे रेक्स इनके पास खुद के रेलवे ट्रैक हो और रेक्स हो, ताकि माइनिंग करने के बाद जो भी कोयला है या आयरन होर है या जो भी ये माइनिंग कर रहे हैं, वो माइनिंग करके ये काफी आसानी से रेक्स के थ्रू अपने गोडाउन तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या जहां भी इनको ले इनके अगर कोई मंडी है या कस्टमर को देना है कहीं तक भी, अगर रेलवे ट्रैक बिछा होगा तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफी बेनिफिट मिल जाता है। Nevertheless, mining companies take many steps to bring in operational efficiency and reduce the cost of operations, like increasing mechanization and automation. तो जितना आप mechanization और automation को अपने माइंस में बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका efficiency improve होगा। जैसे एक क्रेडिट रेटिंग में साफ साफ मैनेजमेंट ने खुद बोला था, द कॉस्ट पोजीशन ऑफ माइन डिपेंड्स लार्जली ऑन द ओर ग्रेड एंड प्रेजेंस ऑफ valuable byproduct in the ore, the size, that is mine life, the depth and the complexity of the ore body, the presence of water, electricity and transport system near the mine, as well as tax and royalty regimes। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि एक माइनिंग बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करते हैं एंड एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज है, जो ट्रांसपोर्ट है वो आप इंटरनली थोड़ा सा बेटर मैनेज कर सकते हो, बट जो ओर का ग्रेड है, माइन का लाइफ है, जैसा मैंने बताया, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। डिमांड फॉर मिनरल्स फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली Demand for minerals fluctuates significantly over an economic cycle, and cost of mining operations are relatively inflexible। तो मिनरल का जो डिमांड है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, वो क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एज अ माइंड प्लेट इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो किस पे डिपेंड करता है? पूरा इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो जो एंड प्रोडक्ट है जैसे ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डिमांड अच्छा होगा। उनका डिमांड अच्छा होगा तो स्टील का डिमांड अच्छा होगा, स्टील का डिमांड अच्छा होगा तो आयरन ओर का डिमांड रहेगा। तो दीज आर द कंप्लीट वैल्यू चेन। तो इसके डिमांड जो मिनरल्स के होते हैं वो काफी फ्लक्चुएट करते हैं सिग्निफिकेंटली ओवर एन इकोनॉमिक साइकिल, एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस आर रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल। और माइनिंग ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो इनफ्लेक्सिबल है। आपका कॉस्ट तो जो आपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस बियर कर रखा है या गवर्नमेंट को जो आपको रॉयल्टी देना है वो सब तो आपको देना ही है। तो डिमांड से इन सब चीजों का कोई ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। तो आपका जब डिमांड बहुत स्लो डाउन में भी रहेगा, डिमांड नहीं भी होगा, तो भी आपको कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस और कॉस्ट तो बियर करने ही पड़ेंगे। Therefore, many mining companies outsource entire or partial mining operation so that they can reduce the fixed expenses। तो कंपनी अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, या तो पूरा या तो पार्शियल माइनिंग ऑपरेशंस जो होता है इसको पूरा आउटसोर्स कर देती है, ताकि जब डिमांड हो तब वो लोग माइनिंग ऑपरेशंस करवाएं, जब डिमांड नहीं हो वो माइनिंग ऑपरेशंस को रोक दें। तो इनके माथा पे, कंपनी खुद के माथा पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को नहीं लेना चाहती है और किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को या किसी एजेंसी को आउटसोर्स कर देती है कि मेरे बिहाफ में आप ही माइनिंग करो, मैं जब तक माइनिंग करने कहूं तब तक आप करना, जब मैं मना कर दूं आप रोक देना। सच अरेंजमेंट्स आर स्पेशली हेल्पफुल ड्यूरिंग द डाउन फेज, और ऐसा अरेंजमेंट इनको डाउन फेज में थोड़ा हेल्प करता है। Similarly, mining with long-term supply arrangement with their customers, तो माइंस जो होता है वो अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट करता है, and are more operationally efficient as they have more stable visibility of demand and can plan their production accordingly। अब क्या होता है कि जो माइंस होते हैं जिनके पास अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट होता है विद देयर कस्टमर, वो लोग ऑपरेशनली ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। रीजन क्या है? एज दे हैव मोर स्टेबल विजिबिलिटी। क्योंकि आज सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कोल इंडिया, तो कोई पावर बनाने वाली कंपनी है, मान लो एनटीपीसी। तो एनटीपीसी पावर जनरेट करती है, पर पावर जनरेट करने के लिए एनटीपीसी को क्या चाहिए? कोल चाहिए। हो सकता है एनटीपीसी के पास अपने खुद के कुछ कोल माइंस भी हो, और ये भी हो सकता है कि वो कोल इंडिया से भी
लेती है। तो ये जब हम पावर थर्मल पावर को एनालाइज करेंगे ना, थर्मल पावर बिजनेस को समझेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि वहाँ का वैल्यू चेन में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म सप्लाई होता है। तो मान लो कोल इंडिया ने एनटीपीसी के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि एनटीपीसी को पता है कि कोल का डिमांड डिमांड तो मेरे पास रहेगा, क्योंकि पावर का डिमांड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट डेली बेसिस पे पावर के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पावर का डिमांड उतना ज्यादा अप डाउन नहीं होता है। प्राइसेस कोल के अप डाउन होते हैं, बट पावर का डिमांड जनरली एक अच्छे डिमांड रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो एनटीपीसी ने क्या किया, कोल इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कर लिया कि नेक्स्ट 25 साल तक आप मुझे पर मंथ इतना कोल सप्लाई करोगे। हो गया, तो कोल इंडिया के लिए भी अच्छा हो गया कि मुझे पता है कि इफ आई एम मैनेजमेंट ऑफ कोल इंडिया, मुझे पता है कि 25 साल तक मुझे सप्लाई करना है कोल इनको। तो मैं उस हिसाब से एफिशिएंट वे में अपने प्रोडक्शन को प्लान कर पाऊंगा। तो वहां पर क्या होता है, ये स्टेबल जो होता है ये एक रिवेन्यू विजिबिलिटी देता है मुझे कि अच्छा, अब मेरे पास 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 25 साल तक बेसिक बेसिक मोटा मोटी इतना रेवेन्यू तो मैं कर ही लूंगा। तो इतना रेवेन्यू अगर मेरे पास आएगा, इतना बेसिक प्रॉफिट मार्जिन अगर होगा, तो इतना तो प्रॉफिट मैं कमा लूंगा। तो इतना प्रॉफिट अगर मैं कमा लूंगा, तो कितना खर्चा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं पहले से प्लान कर सकता हूँ कितना खर्चा अफोर्ड किया जा सकता है। तो मोर ऑपरेशनली एफिशिएंट बन सकते हैं एज दे हैव मोर स्टेबल विजिबिलिटी ऑफ डिमांड एंड कैन प्लान देयर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। एनर्जी कॉस्ट आर अनदर इंपॉर्टेंट कॉस्ट। तो एनर्जी कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है माइनिंग के लिए। देयरफॉर माइनिंग कंपनीज विद सोर्स ऑफ लो कॉस्ट पावर लाइक कैप्टिव पावर प्लांट्स और लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स have advantage over mining companies that must buy power in spot price। अब देखिए कैसे एक दूसरे पे डिपेंड, अभी हम बात कर रहे थे कि जो एनटीपीसी जैसी पावर कंपनी है वो कोल इंडिया पे डिपेंडेंट है कोल के लिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और है कि जहां पर जो माइनिंग कंपनीज है, सपोज कोल इंडिया ही है, तो उसको माइनिंग करने करने के लिए भी पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो वो क्या करती है, फिर वो एनटीपीसी जैसी कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट कर लेती है कि मुझे माइनिंग के लिए इतना पावर चाहिए, माइनिंग करने के लिए, तो आप मुझे पावर सप्लाई करना फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स एट सर्टेन रेट। तो लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट हो जाता है, तो एक सस्ते रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे होता है। दूसरा वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद का रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बैठा सकते हैं, खुद का एक पावर प्लांट बैठा सकते हैं। जो माइनिंग बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने खुद का एक पावर प्लांट बैठा लेती है कि 30 40 50% जितना पावर तो मैं को एनटीपीसी पे डिपेंडेंट ना रहूं, मेरा खुद का पावर प्लांट हो और पावर यहीं से जनरेट कर लूं मैं। तो इस तरह का वो लोग स्टेप्स लेते हैं अपने कॉस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। A continuous addition of cost-effective mineable reserves is essential for the companies। तो कंटिन्यूअस एडिशन क्या चाहिए इनको, कॉस्ट इफेक्टिव माइनेबल रिजर्व्स, कि रिजर्व्स इनके पास इतने हो कि ये रेगुलर बेसिस पे कॉस्ट इफेक्टिवली एक्सट्रैक्शन कर पाए। एज डिस्कस्ड प्रीवियसली, माइनिंग एक्टिविटी लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व। तो माइनिंग तो ऐसा बिजनेस है कि जितना आप माइन करते जाओगे, उतना आपका माइन के अंदर का रिजर्व्स डिप्लीट होता चला जाएगा। Therefore, companies need to continuously add to their mining reserves to maintain their scale of business operation। तो जो कंपनी, उनके लिए जरूरी है कि अपने माइनिंग रिजर्व, जैसे जैसे एक माइन में रिजर्व कम होते जा रहा है, उनको दूसरा माइन साइमल्टेनियसली डेवलप करते रहना पड़ेगा, ताकि इसका जब लेवल डाउन हो जाएगा माइंस का जो रिजर्व्स है, तो दूसरा माइन तब तक डेवलप हो जाएगा और वहां से आप एक्सट्रैक्शन कर सको। तो इसीलिए हमने जो पॉइंट नंबर 2 जब सेशन 2 किया था, तो हमने क्या देखा था, बहुत कैपिटल इंटेंसिव नेचर है, डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है। तो आपको रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस पे एक नया माइन रिजर्व्स डेवलप करते रहना होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे नंबर, मान मान लो माइन नंबर 1 से जैसे जैसे आप रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, वो धीरे धीरे खाली होते जा रहा है। तब तक आपको इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको खाली होने में 10 साल लगेगा, तो नेक्स्ट 10 साल में आप दूसरा माइन को रेडी कर लो, कि जैसे ही इसका रिजर्व खाली होगा, आप दूसरे माइन से एक्सट्रैक्शन चालू कर सकते हो। तब आप कंटिन्यूअस बेसिस पे इस बिजनेस में टिके रह सकते हो। अगर आप साइमल्टेनियसली दूसरा माइन डेवलप नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या, आपका ये वाला माइन 8 10 साल आपको सपोर्ट करेगा, फिर इसका रिजर्व खत्म हो जाएगा। फिर आप दूसरा माइन अक्वायर करने का सोचोगे, उसको डेवलप करने का सोचोगे, तो आपका 10 साल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली आपको माइंस को डेवलप करते रहना होगा। Whenever a company announces a new mining reserves, their cost effectiveness must be kept in mind। तो जब भी आप कोई नया माइंस अक्वायर करते हो, तो उस माइंस का कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको माइंड में रखना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज इफ subsequently extracting those reserves proves to be of high cost,
then it might reduce the profitability of the mining company। यानी जो माइनिंग कंपनीज हैं वो जनरली किस तरह से प्लान करती है इस चीज को कि आपका अभी जहां पर माइंस है वहां पर आपने काफी कुछ डेवलपमेंट कर रखा है, रेलवे ट्रैक बिछा रखा है, रेक्स अक्वायर कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। तो जो दूसरा माइन आप अक्वायर करोगे, आप कोशिश करोगे वो पहले वाले माइन के आसपास ही में हो, ताकि आपको नया से फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पूरा ना करना पड़े, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपका दोबारा से ये नया माइंस भी रेडी हो जाए। बट मान लो आपने एक माइन अक्वायर कर रखा है उड़ीसा में, अब दूसरा माइन आप अक्वायर कर रहे हो बिहार में। तो बिहार में जब आप दूसरा माइन अक्वायर करोगे, वहां पर पूरा जीरो से वो मेहनत दोबारा करना होगा, वहां पर दोबारा से आपको रेक्स लगाने होंगे, रेलवे ट्रैक्स बिछाने होंगे, जो भी डेवलपमेंट आपने किया था दोबारा से पूरा करना पड़ेगा। तो वहां पर हो सकता है कि ये जब उड़ीसा वाला माइंस आपने 10 साल चलाया, तब तक आप काफी कॉस्ट एफिशिएंट हो गए थे, आपका एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन आने लगा था। बट अब जब नया माइंस आप बिहार में स्टार्ट करोगे, फिर आपका कॉस्ट एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा, फिर 2-3 साल आप हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर बनोगे, तो वहां दिक्कतें आएंगी आपको। तो जनरली कंपनी क्या करती है, कोशिश करती है अगर पहला माइन उड़ीसा में है तो दूसरा भी उड़ीसा में ही मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। दिस इज हाउ दे फंक्शन। As it is very difficult to assess the exact ore grade and the cost needed to successfully extract, therefore many times mines फेस नेगेटिव सरप्राइजेस। तो बहुत बार होता है कि जो माइंस होता है वो लोग नेगेटिव सरप्राइजेस फेस करते हैं, वेयर द कॉस्ट ऑफ माइन एंड द रिजर्व्स माइट बी सो हाई दैट इट मेक्स देम इकोनॉमिकली अनवायबल। तो माइन का बिजनेस भी एक तरह से बहुत रिस्की बिजनेस है, एक तरह से थोड़ा सा गैम्बलिंग भी बोलूंगा, किस्मत के हाथ का चीज है ये भी, कि आपने माइन जो लिया उस माइन को लेने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पंडोरा बॉक्स में से क्या निकलेगा एक्चुअली, इसमें एक्सट्रैक्ट करने में कितना खर्चा लगेगा, रिजर्व्स जो है वो कितना नीचे है, कितना अंडरग्राउंड लेवल पे है, या फिर ओपन पिट माइन है। तो अगर वो ओपन में है तो आपका एक्सट्रैक्शन फास्ट होगा, सस्ते रेट पे होगा। अगर वो बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड है तो आपको एक्सट्रैक्शन में ज्यादा खर्चा लगेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने माइन अक्वायर कर लिया, माइन का पैसा दे दिया, फिर जब माइन को आप डेवलप करने में पूरा अपना एनर्जी लगा दिए, और जब डेवलप हुआ तो आपको पता चला कि ये इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है, क्योंकि इतना अंडरग्राउंड में है इसके जो मिनरल्स है कि आप निकालने जाओगे तो इतना खर्चा लग जाएगा जितना भी मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो ये काफी इसीलिए बहुत स्पेक्युलेटिव या बहुत रिस्की टाइप ऑफ बिजनेस होता है। तो दिस वाज सेशन 4, जहां पर हमने समझा कि क्यों कॉस्ट इफेक्टिव होना माइनिंग बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन, अगर लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। और अगर आप इस तरह के सेशंस और भी ज़्यादा सेक्टर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, जैसे फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गए, और भी सीखना चाहते हैं, पेपर सेक्टर के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हम और पीएल बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं, कॉन कॉल्स को कैसे एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे देखते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे होता है, ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स डेवलप किया आपके लिए। आप उसके लिए हमारे वेबसाइट www.schoolofinvesting में विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब एक बार अपने वेबसाइट पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कोर्स है। अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। बट जेन्युइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में एक जेन्युइन इन्वेस्टर है, सीखना चाहते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप चाहते हैं कि यूट्यूब के अलावा आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई कोर्स हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करे रिसर्च में लेके, और एक एक सेक्टर को स्टेप बाय स्टेप पूरा आप समझ के प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशनल की तरह स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, तो फिर आप आगे बने रह सकते हैं 2 मिनट के लिए मेरे साथ। मेरे वेबसाइट में मैं ले चलता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा वेबसाइट। तो ये हमारा वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, ये सारे कोर्सेज मैंने डिजाइन किया ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मार्केट में लूज करने से बचा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सेक्टोरल नॉलेज चाहिए तो आप ये वाला हमारा जो कोर्स है ना, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल मैंने रखा है, मैंने कोई ओवर चार्जिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई गिमिक करने का कोशिश नहीं है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम प्राइस पे मैंने कोर्स को रखा है। आप जब ये कोर्स को अवेल करेंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इसमें जो नॉलेज है, जो डेप्थ है इंडस्ट्री का, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोशिश करोगे, उसके बारे में स्टडी करने का कोशिश करोगे। मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाना चाहता हूँ क्या क्या सेक्टर्स हमने इसमें कवर किया है। सपोज यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करना चाहते हो,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या-क्या कोर्स अवेलेबल है। इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हो तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या कंटेंट हमने डाला है। तो सेक्टर एनालिसिस का एक फ़ोल्डर है, उसमें आप कौन-कौन सा सेक्टर हम कवर किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से हम ये स्टील सेक्टर का पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्टील सेक्टर का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप फिर इस तरह का कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूरा जानने मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, पेपर सेक्टर, विंड पावर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, अ, और फिर होटल बिजनेस के बारे में आपको जानने मिलेगा, और स्टील सेक्टर अभी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इवेंचुअली, और भी 3-4-5 सेक्टर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स हम इसमें कवर करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। आपका नॉलेज लेवल उस डेप्थ तक जाएगा जहाँ पर आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में डर नहीं लगेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में भी मिलेंगे, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको एक-एक इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल उस पर्पस के लिए है ही नहीं। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, दिस चैनल इज फॉर दोस्त। अगर आप ट्रेडिंग की उम्मीद से आए हैं या इस उम्मीद से आप आ रहे हो कि इस कोर्स में मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देर इज नो इंटेंशन कि आपको मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन दूं। इट इज टोटली एजुकेशन। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े। आप उस लेवल पे अपने नॉलेज को ले जाएं कि आप दूसरों को रिकमेंड करने लायक बने, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज, दैट इज वॉट माई मिशन इज थ्रू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि इस मिशन में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेक्टर का मैंने बताया। सेक्टर के अलावा जैसे अगर कोई बेसिक है जो एकदम फर्स्ट लेवल पे इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वहां से डेटा निकाल के कैसे पीएल बैलेंस शीट से एनालाइज किया जाता है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स, जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे रिसर्च को ले जाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर देम। अगर कोई ये कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको ये 2 कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दीज़ 2 कोर्सेज़ आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस, जहाँ पर ऑलरेडी आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएगा, और एल्स आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये वो सारी कोर्सेज है जो मैंने आप लोगों के लिए डेवलप की है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो, सीरियसली लर्निंग करना चाहते हो, देन दिस कोर्सेज आर फॉर यू। अदरवाइज कुछ फ्री वीडियोस तो यूट्यूब में हम दे ही रहे हैं, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नए की फैक्टर के साथ। थैंक यू सो मच।